दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज की इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ जेम्स हेडली चेज की द वर्ल्ड इन माई पॉकेट का 8वां भाग। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने तो चैनल में जाके सुन लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगले 2 दिन भी यूं ही गुजरे। सुबह सवेरे ब्लैक और जीपो कैरावैन में चले जाते और किटसन कैबिन में लौट आता। कुछ घंटे सोने के बाद वो जिनी के साथ बाहर निकलता और फिर बाकी का सारा दिन वोटिंग, स्विमिंग और सैर सपाटे में बिताता। ब्लैक कैरावैन के फर्श पर बैठा अखबार पढ़ता रहता और जीपो स्टूल पर बैठा ट्रक के दरवाजे से उलझा रहता। अखबारों में छपती खबरें आशाजनक थी। अर्धसैनिक बल और पुलिस को हालांकि अभी भी ट्रक की तलाश थी, लेकिन प्रेस को दिए गए बयानों से साफ जाहिर होने लगा था कि वे निराश होने लगे थे। अलबत्ता वे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि ट्रक को चलाकर नहीं बल्कि किसी और वाहन में ढोकर ले जाया गया था। उनके ख्याल से ट्रक को यूं उस पूरे इलाके से बाहर ले जाना भी नामुमकिन था, सो अब खोज का दायरा भी बढ़ा दिया गया था। इनाम की राशि भी बढ़ाकर 5,000 कर दी गई थी। सेना और पुलिस के जवान भारी तादाद में उस इलाके के जंगलों को छान रहे थे और उनकी इस खोजबीन में होवर प्लेन भी अभी भी उड़ान भर रहा था। यूं मानो हर कोई व्यस्त था, हर कोई परेशान था। प्रशासन ट्रक को खोजने के लिए परेशान था तो ब्लैक और जीपो ट्रक को खोलने के लिए परेशान थे। जीपो की 2 दिन की मेहनत का नतीजा बेकार रहा था। वो अथक प्रयास कर रहा था, बराबर डायल से जूझ रहा था, लेकिन सब व्यर्थ रहा। फिर ब्लैक की सहन शक्ति, उसका धैर्य भी चुकने लगा था। कैरावैन की दम घोंट गर्मी में जीपो की ओर से कोई सुखद समाचार के आगमन की प्रतीक्षा करता ब्लैक अब चिड़चिड़ा होता जा रहा था। इसी तनाव में घिरे जब उसे जिनी और किटसन द्वारा की जा रही ऐश का ख्याल आता तो वो और भी सुलग उठता था। उसे यकीन होने लगा था कि किटसन जिनी को प्रभावित करने में कामयाब हो चुका है। तीसरी शाम 6 बजे जब सूरज बाहर डूब गया, भीतर कैरावैन में मौजूद जीपो ने हथियार डाल दिए। उसने पूरी तरह हार मान ली थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, लेकिन उसका दूसरा टम्बलर नहीं गिरा। मैं इसे खोल नहीं सकता ब्लैक, जीपो ने कहा। कोई फायदा नहीं, मैं 20 साल भी लगा रहूं तो इसको खोल नहीं पाऊंगा, बल्कि मैं पागल जरूर हो जाऊंगा। जीपो की ये बात सुनकर ब्लैक यकायक उछलकर खड़ा हो गया। उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर जीपो पर तान दी। बकवास मत करो, ब्लैक गुर्राया। अगर तुम ट्रक नहीं खोल सकते तो मुझे तुम्हारी खोपड़ी खोल देनी पड़ेगी। असहाय जीपो का बेदम शरीर थकान और तनाव की वजह से पहले ही पस्त था। वो अब बकायदा कांपने लगा। जीपो बोला, ठीक है, मार डालो मुझे, मैं खुद इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। ब्लैक ने रिवॉल्वर के आगे वाले भाग से जीपो के चेहरे पर प्रहार कर दिया। तुरंत जीपो का गाल कट गया और खून निकलने लगा। लड़खड़ाते जीपो ने ट्रक का सहारा लिया और स्वयं को संभाला। वो चिल्लाया, हाँ हाँ, मार डालो मुझे, मैं भी अब ऊब चुका हूं। ब्लैक चीखा, खुद को संभालो बेवकूफ। ब्लैक जीपो की प्रतिक्रिया देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं था कि जीपो यूं सीधे जवाब दे देगा। अगर जीपो बेकाबू हो गया तो इतनी मेहनत के बावजूद पूरी की पूरी योजना चौपट हो सकती थी। ब्लैक ने कराहते जीपो का गिरेबान थाम लिया और हिंसक स्वर में गुर्राया, चुप कर, बाहर कोई है। जीपो सहम कर तुरंत चुप हो गया। तभी दस्तक हुई। ब्लैक दबे पांव चलकर खिड़की के पर्दे पर पहुंचा और स्वयं को आड़ में रखते हुए उसने बाहर निगाह डाली। कैरावैन के दरवाजे के पास एक 10-12 साल का लड़का खड़ा दस्तक दे रहा था। उसके चेहरे पर असमंजसतापूर्ण भाव थे और हाथों में एक खिलौना पिस्तौल थी, जिसका रुख उसने दरवाजे की ओर कर रखा था। लड़के ने चेक की कमीज और जीन्स पहन रखी थी और सिर पर एक पुराना हैट था। कुछ देर यूं ही खड़ा रहने के बाद वो खिड़की के निचले हिस्से पर दोनों हाथ टिकाए उचका, लेकिन भीतर एक निगाह डालने में कामयाब ना हो सका। ब्लैक की आंखों में खून उतर आया। बुरी तरह सहमता, कांपता, घबराया जीपो खिड़की के पास आ पहुंचा और बाहर मौजूद लड़के को देखने लगा। उधर लड़के ने अपनी कोशिश बेकार जाती देखकर उचकना बंद कर दिया और हैरान सा खड़ा हो गया। फिर वो पलटा और झील की ओर दौड़ गया।
ब्लैक ने व्याकुलता पूर्वक पूछा। क्या उसने हमारी आवाजें सुनी थी? जीपो ने कहा, पता नहीं, उस शैतान बच्चे ने तो मुझे वाकई डरा दिया था। ब्लैक ने कहा, तुम कुछ आराम कर लो जीपो, लॉक खोलने की मैं ही कोशिश करता हूं। नहीं, तुम इसे छूना भी मत, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, जीपो ने कहा। ब्लैक ने इसे अपना अपमान समझते हुए जीपो के गिरेबान को पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। ब्लैक दहाड़ा, मैं इसे नहीं खोल सकता और तुम इसे खोलोगे नहीं, तो फिर यह खुलेगा कैसे? तुम समझने की कोशिश करो, जीपो बोला। हम इस सिस्टम को नहीं भेज सकते। मैं 3 दिन से सिर खपा रहा हूं, लेकिन सिर्फ 1 टम्बलर गिरा है, जबकि इस सिस्टम वाले लॉक में कम से कम 6 टम्बलर होने चाहिए। यूं 5 टम्बलर अभी गिरने और बाकी हैं। हो सकता है कि अपनी तमाम काबिलियत के बावजूद अगला टम्बलर गिराने में मुझे 1 हफ्ता लग जाए, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो भी 4 और बचे होंगे। उन सबसे लड़ता इस गर्मी में, इस घुटन भरे माहौल में वैसे ही पागल हो जाऊंगा। इसलिए मैंने हार मान ली है। मुझे 1 कौड़ी भी नहीं चाहिए। बस ये किस्सा यहीं खत्म करो। चुप कर बेवकूफ, तूने वही बकवास फिर से शुरू कर दी। लेकिन खुद ब्लैक को भी अब एहसास हो रहा था कि जीपो ठीक कह रहा है। भट्टी के समान तपते उस कैरावैन में 3-4 हफ्तों में तो खुद उसने भी पागल हो जाना था। ब्लैक ने पूछा, क्या तुम इस दरवाजे को काट नहीं सकते? जीपो बोला, यहां नामुमकिन, और अगर हमने ऐसी कोशिश भी की तो हम भारी और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। पहले तो फ्लेम ही पर्दे से लोगों को दिखाई दे जाएगी, दूसरे अगर ऐसा ना भी हो तो जलती फ्लेम यहां ऐसे हालात पैदा कर देगी कि आग भड़क उठने का खतरा हो जाएगा। और अगर हम ट्रक को कैरावैन में ढोकर पहाड़ों में ले जाएं तो क्या तुम वहां ट्रक के दरवाजे को काटकर खोल सकते हो? जीपो ने रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर बहता खून साफ किया। नहीं, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। मैं घर लौटना चाहता हूं। इस मनहूस ट्रक को कोई नहीं खोल सकता। हमें अपने बाकी साथियों से भी बात करनी होगी। तुम क्यों मरे जा रहे हो? ये मत भूलो कि इस ट्रक में $10 लाख हैं, पूरे $10 लाख। इसमें 10 करोड़ भी हों तो मुझे कोई परवाह नहीं, कांपती आवाज में जीपो ने कहा। अब मैं इसे हाथ नहीं लगाने वाला। इस सब से अनजान जिनी और किटसन शहर में शॉपिंग करके कैरावैन कैंप की तरफ लौट रहे थे। उन्हें डर था कि कैंप के स्टोर से शॉपिंग करते रहने पर स्टोर कीपर को उनकी इतनी ज्यादा खाद्य पदार्थों की खरीद पर शक हो उठेगा। इसी वजह से उन्होंने तय किया कि शहर जाकर खरीदारी करना ही बेहतर और सुरक्षित तरीका है। पिछले 2 दिन जिनी ने किटसन के साथ ही गुजारे थे। जिनी अभी भी इस पेशोपेश में थी कि रकम हासिल हो जाने पर वो किटसन के साथ रहेगी या नहीं। वो जानती थी कि किटसन उसे चाहता था और वो खुद भी उससे प्रभावित थी। फिर उसे महसूस हुआ कि उसे किटसन पर भरोसा था। किटसन, वो बोली। किटसन ने उस ओर निगाह डाली और पुनः सड़क पर सामने की ओर देखने लगा। जिनी के साथ होने पर वो अपनी ड्राइविंग पर हमेशा कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतता था। किटसन बोला, हाँ, कुछ परेशान हो? हाँ, जिनी ने कहा। तुमने एक बार पूछा था ना कि मुझे इस ट्रक को लूटने का प्लान कहाँ से मिला। तुम अभी भी उस बारे में जानना चाहते हो? किटसन को ताज्जुब हुआ। अब अगर वाकई बताना चाहती हो तो मैं सुनना चाहूंगा, किटसन बोला। जिनी ने कहा, तुम अच्छे आदमी हो किटसन। तुमने आम मर्दों की तरह मेरे साथ अकेले रहते हुए हालात का कोई नाजायज फायदा उठाने की कोई कोशिश नहीं की। जिनी आगे बोली, सुनो, मैं ना तो कभी पहले किसी गिरोह में थी और ना ही मैंने कभी कोई अपराध किया था। हालांकि मॉर्गन ने कभी सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन उसे लगता था कि ट्रक लूटने की यह योजना मैंने किसी दूसरे गिरोह से चुराई होगी जब मैं उसका हिस्सा रही होंगी। किटसन इस बारे में जानता था। जिनी बोलती रही, मैं इस पेरोल ट्रक के बारे में इतना कुछ इसलिए जानती हूं क्योंकि मेरे पिता रिसर्च स्टेशन में चौकीदार थे। मेरी माँ कोई भली औरत नहीं थी और शायद उसी की कई बुराइयां और कई खामियां मेरे अंदर भी हैं। जब मैं केवल 10 साल की थी तब मेरी माँ मुझे और मेरे पिता को छोड़कर चली गई थी। उसे वे सब ऐशो आराम और सहूलियतों की ख्वाहिशें थी जिन्हें इस दुनिया में दौलत से ही हासिल किया जा सकता है। मेरे पिता शरीफ इंसान थे। उनकी आमदनी से मेरी माँ की ख्वाहिशें नहीं पूरी होती थी। मेरे पिता ने मेरी माँ के हमें छोड़कर चले जाने के बाद मेरी हर मुमकिन तरीके से देखभाल की, लेकिन मैं भी अपनी माँ की तरह दौलत की भूखी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई और मेरी ये भूख भी बढ़ती गई,
मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही मैं कभी थिएटर गई थी। अपनी अभावग्रस्त जिंदगी से मुझे नफरत होने लगी थी और जब भी मैं किसी अमीर को देखती मुझे उससे ईर्ष्या होने लगती। उसी दौरान मेरे पिता ने मुझे इस पेरोल ट्रक के बारे में बताया और मैं उस रकम को हासिल करने का ख्वाब देखने लगी। फिर एक दिन एजेंसी ने ये नए उन्नत किस्म का ट्रक रकम ढोने के काम पर लगा दिया तो रिसर्च स्टेशन ने होने वाली रकम का बीमा कराना भी बंद कर दिया। मेरे पिता की निगाहों में ये एक निहायती बेवकूफ़ाना बात थी। उनके ख्याल से ट्रक को, ऐसे ट्रक को जिसे सुरक्षा के लिहाज से बेमिसाल बताया जा रहा था, दरअसल उतना सुरक्षित नहीं था। इसे आसानी से हाईजैक किया जा सकता था। मैं और मेरे पिता अक्सर इस बारे में बातें किया करते थे। ट्रक को कब्जा कर उसे कैरावैन में लाद कर ले उड़ने का ये आइडिया दरअसल मेरे पिता का ही था। वो इस काम को अंजाम नहीं देना चाहते थे। वो तो सिर्फ ये बात साबित करना चाहते थे कि ट्रक को सुरक्षा के लिहाज से जितना काबिल बताया जा रहा था वो उतना काबिल नहीं था। लेकिन उनके इस आइडिया ने मुझ पर इस ट्रक को लूट लेने का भूत सवार करा दिया। जिनी ने आगे कहा, मेरे पिता अक्सर बीमार रहने लगे। पहले ही उनकी सीमित आमदनी से घर चलाना मुश्किल था और ये मुसीबत तब और बढ़ गई जब मेरे पिता को रिटायरमेंट से केवल 2 साल पहले नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसकी वजह से मेरे पिता की पेंशन भी मारी गई। मैंने इस बाबत रिसर्च स्टेशन के अधिकारियों से खूब रोना रोया, इंसाफ और इंसानियत की दुहाई दी, लेकिन सिवाय अपमान के कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे बेइज्जत करके बाहर निकलवा दिया गया। बस तभी मैंने उन लोगों से बदला लेने की ठान ली थी। किटसन बड़े गौर से ये सब सुन रहा था। उसने बीच में कुछ ना बोला। जिनी ने कहना जारी रखा, दरअसल मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। ट्रक लूट कर जहां मेरा बदला भी पूरा हो जाता, वहीं इसकी वजह से मैं अपनी गरीबी से निकलकर दौलतमंद भी हो जाती। मैंने इस बारे में अपना पूरा दिमाग खपा दिया और फिर पूरी योजना बना ली। मुझे अब सिर्फ ऐसे आदमी की जरूरत थी जो इस पूरी योजना को एग्जीक्यूट कर सके। फिर एक रात एक कैफे में मैंने कुछ लोगों को मॉर्गन के बारे में बात करते सुना। उनकी बातचीत से मुझे लगा कि मॉर्गन मेरे काम का आदमी हो सकता था, सो मैंने उसे ढूंढ निकाला। बस यही है सारी कहानी। किटसन ने हैरानी से जिनी की ओर देखा और बिना कुछ बोले दोबारा सड़क की ओर देखने लगा। जिनी ने आगे कहा, लेकिन मुझे बेहद अफसोस है किटसन। मैं चाहे कितनी भी लालची और दौलत की भूखी लड़की क्यों ना हूं, लेकिन मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि यह सारा मामला इस कदर खूनी साबित होगा। हालात इतने पेचीदा, इतने खतरनाक हो जाएंगे, ऐसा तो मैंने सोचा तक नहीं था। किटसन ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा सुनो, क्या हम दोनों इस सब से किनारा नहीं कर सकते? क्यों ना हम अभी इसी वक्त यहां से सीधे मैक्सिको निकल जाएं? जिनी बोली, नहीं, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। पीछे हटने का वक्त अब गुजर चुका है। हाँ, तुम अगर चाहो तो इस सब से किनारा कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। जिनी बेहद भावुक हो गई थी। मेरी तो ये भी समझ में नहीं आता कि तुम क्या सोचकर इसमें शामिल हो गए थे। किटसन निसंकोच बोला, मैं तुम्हारी वजह से शामिल हुआ जिनी। मैं पहली ही मुलाकात में तुम पर अपना दिल हार बैठा था। मुझे तुमसे प्यार हो गया जिनी। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना पसंद करोगी? जिनी ने फौरन कोई जवाब न दिया और कुछ पल बाद बोली, अपने इस वर्तमान मिशन के किसी अंजाम तक पहुंचने से पहले मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती किटसन। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। किटसन बोला, यानी मैं उम्मीद तो कर सकता हूं? हाँ। जिनी ने उसकी बाह बड़े ही आश्वासनपूर्ण ढंग से थपथपाई। किटसन को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। वो बेहद खुश था। फिर दोनों आगे सड़क पर देखने लगे। जब तक वे दोनों वापस कैरावैन कैंप पहुंचे, शाम हो चुकी थी। जिनी ने सामान किचन में रख दिया और किटसन कैरावैन की ओर बढ़ गया। आसपास किसी को ना पाकर उसने ब्लैक और जीपो को बाहर बुला लेना ही ठीक समझा। किटसन ने कैरावैन की बॉडी थपथपाकर उन्हें इशारा किया, लेकिन वो दोनों जैसे ही बाहर निकले वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी। सब कुछ ठीक नहीं था। बिना आपस में कोई बात किए तीनों केबिन में पहुंचे। जीपो का गाल सूजा हुआ था और उसमें से खून अभी भी बह रहा था। इधर ब्लैक का चेहरा तमतमा रहा था।
ब्लैक विस्की का एक तगड़ा पैक बनाकर बाहर वाले कमरे में बैठ गया। आज एक लड़का काफी देर तक कैरावैन के पास ही मंडरा रहा था, ब्लैक ने कहना शुरू किया। कमबख्त ने खिड़की पर उचक कर भीतर झांकने की भी कोशिश की थी। किटसन ने केबिन का दरवाजा भीतर से बंद किया और वहीं उनके पास आकर बैठ गया। ब्लैक की बात सुनकर यकायक वहां सबके चेहरों पर तनाव छा गया। अच्छा ये बताओ, ट्रक का लॉक खोलने की दिशा में कोई तरक्की हुई? जिनी ने तनाव कम करने के मकसद से विषय बदला। नहीं, और जीपो इस बारे में बेहद परेशान था। ब्लैक विस्की का एक घूंट भरता हुआ बोला। परेशान? जीपो चिल्लाया। मैं यहां से जा रहा हूं, वो लॉक मुझसे नहीं खुलने वाला। आखिर बात क्या है जीपो? जिनी ने शांत स्वर में पूछा। तुम अब इस स्टेज पर आकर वापस क्यों जाना चाहते हो? जीपो अपने घुटने पर मुक्का जमाते हुए बोला। उस कैरावैन की जानलेवा गर्मी में कोई काम नहीं कर सकता। मैं 3 दिनों से जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वो लॉक सिस्टम हिल के नहीं दे रहा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने मॉर्गन से कहा था कि इस काम को पूरा करते करते महीना भर लग जाएगा, जिनी ने हमदर्दी भरे स्वर में कहा और पूछा। फिर तुम 3 ही दिनों में कैसे हार मान रहे हो जीपो? तुम इससे बहस ही मत करो। जीपो के जवाब देने से पहले ही ब्लैक ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। मैं इस कमबख्त को समझा समझा कर हार गया हूं। जीपो ने ब्लैक की ओर निगाह डाली। ब्लैक जीपो की आंखों का मंतव्य समझते हुए बोला। वैसे यह भी सच है कि कैरावैन की गर्मी सहने लायक नहीं है। हमें पहाड़ों में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक है, जिनी ने कहा। यहां हमारा कैरावैन दूसरे कैरावैनों की भीड़ में खड़ा सुरक्षित है, जबकि पहाड़ों में हम बिल्कुल अलग, बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। अगर किसी की निगाह उस पर पड़ गई तो पूछताछ होनी निश्चित है। ब्लैक हिंसक स्वर में बोला। हमें यह खतरा उठाना ही होगा। अगर जीपो लॉक नहीं खोल पाया तो हमें दरवाजा काटना पड़ेगा और यह काम यहां नहीं हो सकता। लेकिन ब्लैक, किटसन ने कहा, सड़कों पर पुलिस की निगरानी है। हमने अगर ऐसी कोई कोशिश की तो यह भी संभव है कि हमें रास्ते में ही धर लिया जाएगा। जंगल की ओर जाती सड़क भी उबड़ खाबड़ है और जगह जगह से टूटी पड़ी है। ब्लैक बीच में बोला। लेकिन हमें फिर भी यह रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर हम कल दोपहर यहां से निकल चलें तो शाम तक जंगल में होंगे। हमें अपने साथ एक तंबू और खाने का काफी सामान भी ले जाना होगा, क्योंकि एक बार वहां पहुंचकर हमें तब तक वहीं टिकना होगा जब तक जीपो उस ट्रक को खोल न दे। जीपो ने कहा, मुझे तो बख्श ही दो, मैं तो सीधे घर जाऊंगा। ब्लैक कुछ कहने को हुआ ही था कि तभी मुख्य द्वार पर एक दस्तक हुई। कमरे में फौरन शांति छा गई। ब्लैक ने झपटकर अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। जीपो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आतंकित निगाहों से दरवाजे की ओर देखा। जिनी ने फुसफुसाकर कहा, तुम दोनों बेडरूम में जाओ। ब्लैक ने जीपो की बाह थामी और उससे खींचता हुआ अपने साथ बेडरूम में ले गया। हजार आशंकाओं में घिरे किटसन ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। बाहर ब्रैडफोर्ड खड़ा था। हेलो मिस्टर हैरिसन, वो बोला। बेवक्त आने के लिए माफी चाहता हूं। आपकी पत्नी शायद खाना तैयार कर रही होंगी। हाँ, किटसन दरवाजे के आगे अड़ता हुआ बोला। फरमाइए। आप क्या मैं भीतर आ सकता हूं? किटसन को संदेह में पड़ा देख जिनी स्थिति संभालने दरवाजे पर पहुंची। हेलो मिस्टर ब्रैडफोर्ड, वो बोली। भीतर आइए ना, मैंने अभी रसोई में काम करना शुरू नहीं किया है और यूं आपसे थोड़ी गपशप भी की जा सकती है। ब्रैडफोर्ड बाहरी कमरे में प्रवेश कर गया। वो चिंतित दिख रहा था। जिनी ने औपचारिकता भरे स्वर में कहा, मिस्टर ब्रैडफोर्ड, एक ड्रिंक लेना चाहेंगे? जी नहीं शुक्रिया, मैं दरअसल आप लोगों का कोई ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। जिनी और किटसन की निगाहें मिली। किटसन ने पूछा, बात क्या है मिस्टर ब्रैडफोर्ड? बात दरअसल यह है मिस्टर हैरिसन कि आज दोपहर बाद मेरा बेटा यहां आया था। आप लोग यहां नहीं थे तो आपकी तलाश में वो कैरावैन के निकट जा पहुंचा। वहां उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। लौटने पर उसका कहना था कि आपके कैरावैन में 2 आदमी थे। किटसन की धड़कनें बढ़ गई। उसने जिनी की ओर यूं देखा मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या जवाब दे। जिनी ने मुस्कुराकर शांत स्वर में जवाब दिया, वे दोनों दोस्त थे। हमने उन्हें कुछ दिन के लिए अपना कैरावैन देने का वादा किया था। वे इसी सिलसिले में हमारी गैर मौजूदगी में यहां आए थे। अब ब्रैडफोर्ड थोड़ा निश्चिंत दिखाई देने लगा। उसने कहा, मैंने भी अपने बेटे को ऐसा ही कुछ कह दिया था।
लेकिन उसका कहना था कि वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे। वो तो घबरा गया था, उसे लगा कि वे कोई डाकू थे। जिनी ने मुस्कुराते हुए सांत्वना भरे स्वर में कहा, वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर बात बात पर आपस में लड़ पड़ते हैं। ये तो उनकी आदत बन चुकी है। ओह, तो ठीक है, ब्रैडफोर्ड ने कहा। दरअसल मेरा बेटा उनसे बेहद डर गया था, सो मुझे लगा कि इस बाबत आप लोगों से बात कर लेना मुनासिब होगा। फिर यहाँ चोरी चकारे भी होती रहती है। खैर, जब वे आपके दोस्त थे तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आपने यहाँ आकर ठीक ही किया मिस्टर ब्रैडफोर्ड। अब कम से कम एक ड्रिंक तो लीजिए, जिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब नहीं, शुक्रिया, ब्रैडफोर्ड बोला। दरअसल मेरा बेटा अपनी उम्र के बाकी लड़कों से कुछ ज्यादा बुद्धिमान है। हाल ही में पड़ी सनसनीखेज डकैती के बाद गायबशुदा ट्रक के बारे में उसका ख्याल है कि उसे किसी कैरावैन में ही छुपाया गया है। किटसन मन ही मन कांप के रह गया। जिनी भी बुरी तरह चौंकी। उसने फौरन अपने आप को नियंत्रित कर लिया। कैरावैन में? उसने ये कैसे सोच लिया? जिनी ने कहा। यहां काफी सारे कैरावैन है ना, शायद इसलिए। उसका ख्याल है कि पुलिस को कैरावैन में ट्रक मिल गया तो उसका इनाम तो पक्का है। आपको पता है ना कि इनाम की रकम को बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। जिनी कुछ क्षण शांत रही। अब मिस्टर ब्रैडफोर्ड, मुझे नहीं लगता कि पुलिस कोई इनाम विनाम देगी। जिनी ने ब्रैडफोर्ड को निरुत्साहित करने के मकसद से कहा, ऐसा इनाम तो पुलिस खुद ही हड़प जाती है। आप सही कह रही हैं मिस हैरिसन। वैसे मुझे भी अपने बेटे की बात पर दम नजर आता है, लेकिन मैं असमंजस में हूं कि इस आइडिया के साथ मैं पुलिस वालों के पास जाऊं या नहीं। आपके पास भी तो कैरावैन है मिस्टर ब्रैडफोर्ड, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि पुलिस आप पर भी ट्रक चुराने का शक करने लग जाए। मुझे याद है एक बार मेरे पिता को मोतियों का एक हार मिल गया था। इनाम की उम्मीद में वो उसे लेकर जब पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस उल्टा उन्हीं पर चोरी का शक करने लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में काफी पैसा खर्च करने के बाद ही हम उन्हें छुड़ा पाए थे। ब्रैडफोर्ड सहम गया। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं इस बखेड़े में पड़ूंगा ही नहीं, कहकर ब्रैडफोर्ड बाहर निकलने के लिए खड़ा हो गया। जिनी ने मुस्कुराकर उसे विदा करते हुए कहा, वैसे हम कल यहां से जा रहे हैं। अरे क्यों? क्या आपको ये जगह पसंद नहीं आई? ब्रैडफोर्ड चौंकते हुए बोला। जिनी ने कहा, जगह तो बढ़िया है, लेकिन हम लंबी सैर करना चाहते हैं। पहले हम स्टॉकलेट जाएंगे और वहां से डियर लेक। हाँ, वे दोनों स्थान भी शानदार हैं, ब्रैडफोर्ड ने प्रशंसापूर्वक कहा और चला गया। जिनी ने दरवाजा बंद करके लॉक किया और बोली, किटसन, अब तो हमें यहां से रवाना होना ही पड़ेगा। किटसन ने कहा, हाँ, उस आदमी को हैंडल करने में तुमने कमाल कर दिया जिनी। तब तक ब्लैक भी बेडरूम से बाहर आ गया था। ब्लैक ने कहा, इसका मतलब उस लड़के ने वाकई हमारी आवाजें सुनी थी। जीपो भी बेडरूम के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। ब्लैक आगे बोला, कल हम यहां से चल पड़ेंगे। तुम बाहर जाकर कैरावैन की निगरानी करो किटसन। मैं नहीं चाहता वो लड़का दोबारा यहां जासूसी करता हुआ आ जाए। किटसन बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। कल मैं भी घर लौट रहा हूं, जीपो ने कहा, और मैं अब सोने जा रहा हूं, कहकर वो दोबारा बेडरूम में चला गया। ब्लैक ने धीमी आवाज में कहा, इसकी जिद का भी कोई इंतजाम करना पड़ेगा। इस डरपोक ने तो मेरा दिमाग ही हिला दिया है। जिनी बिना कुछ बोले किचन में चली गई और खाना तैयार करने लगी। ब्लैक किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। ब्लैक ने जिनी से कहा, उस आदमी को तुमने वाकई बढ़िया संभाला बेबी। मेरे ऑफर के बारे में कुछ सोचा तुमने? हम दोनों चालाक हैं और यूं हमारी जोड़ी खूब जमेगी। मैं तुम पर थूकना भी पसंद ना करूं, जिनी ने स्टोव पर बर्तन रखते हुए कहा। ठीक है बेबी, ब्लैक चुनौतीपूर्ण स्वर में बोला, मैं भी देख लूंगा। वो पलटा और वापस बाहर वाले कमरे में लौट आया। अगली सुबह जिनी को कैरावैन की निगरानी में लगाकर किटसन स्वयं कार लेकर शहर चला गया। ब्लैक और जीपो अभी भी केबिन में ही थे। जीपो ने तो वापस कैरावैन में जाने से साफ इनकार ही कर दिया था। उल्टा उसने इस सारे मामले को बीच में छोड़कर वापस घर जाने की जिद पकड़ी हुई थी। आखिरकार उस पर काबू पाने के लिए उसे बांध कर डालना पड़ा। किटसन शहर से एक बड़े साइज का तंबू और पर्याप्त मात्रा में डिब्बा बंद खाना लेकर वापस लौटा। उसे कार से उतरता देखकर जिनी उसके पास आ गई। किटसन ने पूछा, सब कुछ ठीक है? हाँ,
जिनी ने कहा, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूं। बेहतर यही होगा कि हम जल्द से जल्द इस जगह से निकल लें। दोनों साथ चलते हुए केबिन में पहुंचे। भीतर जीपो एक कुर्सी पर बंधा बैठा था। उसका चेहरा एकदम सफेद था। वो इस पूरे मामले में इस कदर निरुत्साहित हो चुका था कि उसने भीतर प्रवेश करते जिनी और किटसन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। ब्लैक सिगरेट फूंकता कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। किटसन ने उसे बताया कि वो शहर से सारा सामान ले आया है। ब्लैक ने कहा, जीपो अब ठीक है, ये हमारा साथ देने को तैयार है। नहीं, तुमने मुझे मजबूर किया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। फिर यकायक जीपो ने किटसन की ओर देखकर कहा, तुम तो मेरे दोस्त थे, अच्छी दोस्ती निभाई, आइंदा तुम भी मुझसे दूर ही रहना। किटसन समझ गया कि उसके पीछे ब्लैक जीपो के साथ काफी सख्ती से पेश आया था। आओ चलें, ब्लैक ने कहा, बाहर रास्ता साफ है। जिनी और किटसन ने बाहर जाकर देखा। आसपास कोई नहीं था। किटसन ने कैरावैन को अपनी कार के साथ जोड़ा और कैरावैन को बैक करता हुआ उसे केबिन के दरवाजे के पास ले आया, जहां ब्लैक और जीपो को फटाफट उसमें सवार करा दिया गया। किटसन अपना पर्स जिनी को देता हुआ बोला, जिनी, मैं यहीं रुकता हूं, तुम एक काम करो, ऑफिस में जाकर सारा हिसाब कराओ। जिनी पर्स लेकर ऑफिस की ओर चली गई। किटसन ने एक सिगरेट सुलगा ली और इंतजार करने लगा। हेलो मिस्टर। किटसन चौंक कर पलटा। जीन्स और चेक कमीज पहने, सिर पर हैट लगाए वो 10-12 साल का लड़का था, मिस्टर ब्रैडफोर्ड का बेटा। अपनी उम्र के बच्चों से कुछ ज्यादा ही तेज, पैनी आंखें, प्रखर बुद्धि। वो लड़का कैरावैन की दूसरी साइड में खड़ा था। हेलो, किटसन ने जवाब दिया। आप मेरे पापा को जानते हैं? लड़के ने कहा। मैं ब्रैडफोर्ड जूनियर हूं। ओह अच्छा, किटसन ने कहा। ये आप ही का है? लड़के ने कैरावैन की ओर संकेत करके पूछा। हाँ, मेरा ही है, किटसन ने कहा। लड़का जमीन पर बैठ गया। उसने कैरावैन के नीचे की ओर देखा। अरे, आपने तो इसमें काफी सारा लोहा लगा रखा है, उसने किटसन को घूरते हुए कहा। इस तरह इसका वजन बढ़ा लेने में क्या समझदारी थी? अब मुझे नहीं पता, किटसन ने कहा। मैंने इसे इसी तरह खरीदा था। अच्छा, पापा ने बताया था कि कल इसमें आपके 2 दोस्त थे, वे आपस में झगड़ क्यों रहे थे? लड़के ने पूछा। अब वे तो हमेशा ही झगड़ा करते रहते हैं, किटसन ने जवाब दिया। क्या मैं इसे भीतर से देख सकता हूं? लड़के ने पूछा। किटसन ने जवाब दिया, सॉरी, चाबी मेरी बीवी के पास है। क्या आपके दोस्त अभी भी इसके भीतर हैं? लड़के ने पूछा। अब नहीं, कहां गए वो लोग? अपने घर चले गए हैं, किटसन ने कहा। उनका घर कहां है? लड़के ने पूछा। सेंट लॉरेंस। वे दोनों साथ साथ रहते हैं? हाँ, किटसन ने कहा। अजीब बात है, साथ साथ रहते हैं फिर भी लड़ते हैं। हाँ, उन्हें आपस में झगड़ने की आदत सी पड़ गई है, किटसन ने हंसते हुए कहा। लड़के ने अपना हैट उतारा और उसमें घास तोड़कर भरने लगा और बोला, उनमें से एक ने तो दूसरे को जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि दूसरे वाला कोई खास काम नहीं कर सका था। वो क्या बात थी? लड़के ने पूछा। किटसन ने कहा, अब मुझे क्या पता। लड़का बोला, वे दोनों एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रहे थे। किटसन ने कहा, हाँ, लड़ रहे होंगे क्योंकि वो काफी गहरे दोस्त हैं, तुम उनकी फिक्र छोड़ो। हैट में घास भरकर लड़के ने उस हैट को अपने सिर पर पहना और बोला, इससे मेरा सिर ठंडा रहेगा, ये मैंने खुद इन्वेंट किया है। हाँ, ठीक है, किटसन ने कहा। अच्छा, तुम अब वापस जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे होंगे। हाँ, नहीं होंगे, मैं उन्हें बताकर आया हूं कि मैं गायब ट्रक ढूंढने जा रहा हूं। आपने उस ट्रक के बारे में पढ़ा था? हाँ, किटसन ने कहा। तभी किटसन की निगाह तेजी से आती जिनी पर पड़ी। उसने भारी राहत महसूस की। वो लड़का अभी भी बोल रहा था, मैं 5,000 का वो इनाम हासिल करके ही रहूंगा। जानते हो मैं उस इनाम का क्या करूंगा? किटसन ने कहा। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं वो सारा पैसा अपने पास रखूंगा, पापा को नहीं दूंगा। जिनी वहां पहुंची। किटसन ने जिनी की ओर देखकर कहा, ये ब्रैडफोर्ड जूनियर है, मिस्टर ब्रैडफोर्ड का बेटा। जिनी ने मुस्कुराकर कहा, हेलो ब्रैडफोर्ड जूनियर। लड़के ने पूछा, आपके पास कैरावैन की चाबी है? मैं इसे भीतर से देखना चाहता हूं। जिनी और किटसन ने एक दूसरे से निगाह मिलाई। जिनी ने कहा,
सॉरी, चाबी तो मैंने सूटकेस में रख दी। लड़का बोला, कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। पापा ने बताया था कि आप लोग यहां से जा रहे हैं। जिनी ने कहा, हाँ उन्होंने सही कहा। लड़के ने फिर पूछा, अभी? जिनी ने कहा, हाँ अभी। लड़का बोला, ओके बाय। लड़के ने अपनी जीन्स की जेबों में हाथ डाले और सीटी बजाता वहां से चला गया। जिनी और किटसन ने उसे जाता देखा तो राहत की सांस ली। फिर दोनों अपनी ब्यूक कार में सवार हो गए। जैसे ही उनकी कार कैरावैन को खींचती आगे बढ़ी, मोड़ पर छिपा जूनियर ब्रैडफोर्ड बाहर निकला और उन्हें जाता देखता रहा। फिर उसने अपनी जेब में से एक छोटी सी पेंसिल और एक पुरानी डायरी बरामद की और ब्यूक कार का नंबर नोट करने लगा। उसके पिता ने सही कहा था, वो अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान था। किटसन और जिनी कैरावैन को खींचती अपनी ब्यूक कार में सवार हाईवे पर पहुंच चुके थे। 6 लेन वाले हाईवे पर उस समय काफी ट्रैफिक था। किटसन बेहद सावधानी के साथ कार चला रहा था। उसने ऊपर उड़ते हुए होवर प्लेन को कई बार नीचे गोता लगाकर पूरे ट्रैफिक का निरीक्षण करते देखा था। इससे वो सहमा हुआ था। उसने इस बात पर गौर किया कि हाईवे पर कई जगह पुलिस असाधारण रूप से बड़े आकार वाले ट्रकों की तलाशी ले रही थी। शायद पुलिस को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ट्रक को किसी कैरावैन में ले जाया गया था। करीब 6 घंटों के उस सफर में जिनी बहुत कम बोली थी। खुद किटसन भी बात करने के मूड में नहीं था। जब वे पहाड़ की ओर जाती सड़क पर पहुंचे, उस समय 7 बज चुके थे। सूरज डूब रहा था और अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। बल खाती चढ़ाईदार सड़क पर किटसन को ड्राइविंग में खासी एहतियात बरतनी पड़ रही थी। उसकी कार की गति बेहद धीमी थी क्योंकि भारी कैरावैन को वो बामुश्किल खींच पा रही थी। किटसन बेहद परेशान था। करीब 20 मील आगे सड़क और ज्यादा खराब थी, जबकि इंजन अभी से काफी गर्म हो गया था। 20 मील आगे जब सड़क और ज्यादा खराब होगी तब क्या होगा? किटसन बोला। जिनी ने पूछा, क्या वो ज्यादा ही खराब सड़क है? किटसन ने कहा, बहुत ज्यादा। कुछ समय और गुजरा। फिर 3-4 मील के बाद इंजन इतना गर्म हो गया कि किटसन को कार रोकनी ही पड़ी। उसने कहा, इंजन ठंडा हो ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वे दोनों नीचे उतरे। जिनी ने कैरावैन का दरवाजा खोल दिया। अब तक अंधेरा फैल चुका था। अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसमें ना तो जिनी को ब्लैक दिखाई दे रहा था, ना ही ब्लैक को जिनी। क्या बात है? ब्लैक ने पूछा। इंजन गर्म हो गया है, किटसन ने जवाब दिया। वो ठंडा हो ले तभी आगे बढ़ेंगे। ब्लैक कैरावैन से बाहर ठंडी हवा में उतर आया। उसने कहा, अभी और कितना दूर जाना है? करीब 16 मील, और वहां सड़क इतनी खस्ता है कि शायद कार खाली कैरावैन को भी ना खींच सके। जिनी ने बीच में कहा, सड़क सुनसान है और अंधेरा भी घना है। हम ट्रक को बाहर निकालकर ड्राइव करके ऊपर ले जा सकते हैं। किटसन ने कहा, हाँ, इसके अलावा और कोई तरीका है भी नहीं। तभी जीपो नजदीक आया और उसने पूछा, हमें कहां जाना है? ऊपर, वहां घना जंगल और झील है। जवाब किटसन ने दिया। हमारे काम के लिए वो जगह एकदम सही है। ब्लैक ने कहा, अगर ट्रक ड्राइव ही करना है तो हमें बैटरी की तारों को भी जोड़ना पड़ेगा। आखिर वो भी तो एक समस्या थी। फिर एक लंबे वार्तालाप के बाद उनमें बैटरी के तारों को दोबारा जोड़ लेने की सहमति बन गई। फिर ब्लैक और जीपो ने बोनट का ताला तोड़कर उसे खोलकर बैटरी की तारों को दोबारा जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। तब तक उनकी कार का इंजन भी ठंडा हो चुका था। ब्लैक ने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और उसे कैरावैन से बाहर निकाल लिया। तुम आगे आगे चलो किटसन, उसने किटसन को निर्देश दिए। मैं और जीपो पीछे ट्रक में ही रहेंगे। मैं ट्रक की हेडलाइट्स ऑन नहीं करूंगा। कार की टेल लाइट्स की रोशनी में ही आगे बढ़ना है। किटसन कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जिनी पहले ही उसमें सवार हो चुकी थी। किटसन ने कार स्टार्ट कर उसे आगे बढ़ाया तो जिनी खिड़की से बाहर सिर निकालकर पीछे आते ट्रक को देखने लगी। अब ट्रक का भार कम हो गया था, सो कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। किटसन ने जिनी से पूछा, क्या वो पीछे आ रहे हैं? जिनी ने कहा, हाँ, पर तुम तेज मत चलाओ। 20 मिनट बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से आगे सड़क बेहद खराब थी। किटसन ने हेडलाइट्स ऑन करके कार रोकी और बोला, तुम यहीं रुको, मैं आगे सड़क का मुआयना करके आता हूं।
फिर वो पीछे ट्रक चलाते ब्लैक के पास पहुंचा और उसे भी ये बता दिया। ब्लैक चूंकि खुद भी निरीक्षण करना चाहता था, सो वो खुद भी नीचे उतरा और किटसन के साथ आगे बढ़ा। दोनों आगे पहुंचे तो ब्यूक कार की हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें जो दिखाई दिया वो बेहद परेशान कर देने वाला था। सड़क लगभग सीधी खड़ी थी, उसमें दोनों ओर बड़ी बड़ी चट्टानें थी और अभी और परेशान करने वाली बात यह थी कि सड़क पर बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। ब्लैक चिल्ला पड़ा, हे भगवान, हमें यहां से ऊपर जाना है। किटसन ने कहा, हाँ, और उससे पहले हमें इन बड़े बड़े पत्थरों को हटाना होगा। कोई और चारा न होने पर तीनों आदमी उस बेहुदा काम पर लग गए और अगले आधे घंटे तक उस सड़क पर बिखरे बड़े बड़े पत्थरों को हटाने लगे। करीब 500 गज तक सड़क बेहद खराब थी, लेकिन उन तीनों की कड़ी मेहनत से उसकी हालत अब सुधरने लगी थी। फिर तीनों वापस कार के पास लौटे। किटसन ने ब्लैक से कहा, सबसे निचले गियर में ही आगे बढ़ना और गति बेहद धीमी रखना। अगर तुम रुके और गलती से भी इंजन बंद हो गया तो फिर ट्रक दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। एक बार जब हम ऊपर पहुंच जाएं, तुम तभी आगे बढ़ना। हाँ ठीक है, ब्लैक ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे ड्राइविंग मत सिखाओ। किटसन ने कुछ नहीं कहा और कार में वापस आकर बैठ गया। उसने बेहद धीमी गति से कार आगे बढ़ाई। कार में बंधा कैरावैन हालांकि अब खाली था, फिर भी खड़ी चढ़ाई के कारण इंजन पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था। उसे ड्राइविंग की अपनी पूरी काबिलियत का प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर बड़ी मुश्किल से वो 500 गज का वो टुकड़ा पार कर सका। आगे पहुंचकर किटसन ने कार रोकी। जिनी ने प्रशंसापूर्वक कहा, वेरी गुड किटसन, ड्राइविंग में वाकई तुम्हारा कोई तोड़ नहीं। ब्लैक भी अब ट्रक को ऊपर चढ़ाना शुरू कर चुका था। उसकी रफ्तार एकदम तेज थी और उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलता ट्रक बार बार उछल रहा था। जीपों के समझाने पर भी ब्लैक ने रफ्तार कम नहीं की थी, जिसके नतीजे ट्रक 2 बार तो पलटता पलटता बचा और तीसरी बार एक बड़े पत्थर से बचने के चक्कर में उसके एक साइड के दोनों पहिए एक चट्टान के ऊपर जा चढ़े। गनीमत यही रही कि बेहद गर्म हो जाने की वजह से ट्रक का इंजन तभी बंद हो गया, नहीं तो ट्रक ने वहां से पक्का पलट जाना था। किटसन दौड़कर वहां पहुंचा। चट्टान पर चढ़ा ट्रक इस कदर खतरनाक कोण पर था कि जरा सी गड़बड़ होते ही उसने पलटकर नीचे जा गिरना था। ब्लैक और जीपो दोनों के छक्के छूट रहे थे। एक बार फिर किटसन ने अपनी कुशल ड्राइविंग का कमाल दिखाया, तब कहीं जाकर ट्रक सही सलामत आगे बढ़ सका। इस काम में बेहद कीमती आधा घंटा लग गया था, क्योंकि किटसन को इंच इंच करके ट्रक आगे खिसकाना पड़ा था। इसके बावजूद हर क्षण यही लग रहा था कि ट्रक अब पलटा तब पलटा। लेकिन किटसन की ड्राइविंग में कारीगरी देखकर जीपों के साथ साथ ब्लैक को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी थी। आगे लाकर किटसन ने कैरावैन को दोबारा ट्रक में चढ़ा दिया और यूं ब्लैक और जीपों को भी कैरावैन में फिर से बंद होना पड़ा। किटसन आखिरकार दोबारा कार की ड्राइविंग सीट पर पहुंचा। तुमने वाकई कमाल कर दिया किटसन, उसके बगल की सीट पर बैठी जिनी ने कहा। अगर तुम ना होते तो ट्रक ने वहां से किसी हाल में नहीं निकलना था। जिनी थोड़ा आगे को झुकी और उसने किटसन के गाल पर एक किस कर दिया। अगली सुबह तंबू की झिर्री से आती धूप ने ब्लैक को जगा दिया था, लेकिन वो अभी भी आंखें बंद किए पड़ा रहा। कठोर जमीन पर सोने की वजह से उसका जिस्म अकड़ गया था। फिर भी उसे तसल्ली थी कि आखिरकार वे एक मुनासिब जगह पर आ छुपने में कामयाब रहे थे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वे वहां उस जगह पर तब तक छिपे रह सकते थे जब तक जीपो उस ट्रक को ना खोल लेता। उन्होंने सड़क से कोई 500 गज दूर घने जंगल में डेरा डाला था, जहां से यदि होवर प्लेन भी गुजरता तो घने वृक्षों की वजह से उन्हें देख न पाता। वहीं पास ही में झील भी थी। किसी को ख्याल भी नहीं आने वाला था कि ट्रक वहां छुपा होगा, और इसी वजह से उसकी तलाश में लगे किसी का भी वहां आ पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अब यहां से सब कुछ जीपों पर निर्भर था। यहां अगर वो ट्रक का लॉक सिस्टम नहीं खोल पाया तो फ्लेम का प्रयोग करके उसे काट भी सकता था। ब्लैक को ये सोच सोच कर चिढ़ हो रही थी कि 4 दिन से ट्रक उनके कब्जे में था, लेकिन फिर भी रकम उन्हें हासिल न थी। उसने अपनी आंखें खोली और कलाई घड़ी पर निगाह डाली।
6:05 हो चुके थे। फिर उसने निगाह घुमाकर जिनी की ओर देखा। वो कंबल ओढ़े अभी भी सो रही थी। ब्लैक और जिनी के बीच किटसन सोया था। तभी अचानक ब्लैक बुरी तरह चौंका और उठकर बैठ गया। जीपो वहां टेंट में मौजूद नहीं था। ब्लैक ने अपना कंबल एक ओर फेंका और किटसन को झंझोड़कर जगाया। उठो, जीपो यहां नहीं है। किटसन उठ बैठा। कुछ क्षणों बाद दोनों ने जीपो की खोज शुरू कर दी थी। जीपो कहीं नहीं था। ब्लैक पेड़ों में छिपे खड़े कैरावैन के पास पहुंचा और वहां से झील की ओर निगाहें दौड़ाने लगा। जीपो का कहीं कोई पता नहीं था। फिर ब्लैक ने जीपो का नाम लेकर जोर जोर से आवाजें भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जीपो का कोई जवाब नहीं आया। वो क्रोधित स्वर में बोला, भाग गया हरामजादा, मुझे उस पर निगाह रखनी चाहिए थी। तब तक जिनी भी तंबू से बाहर निकल आई थी। क्या हुआ? उसने पूछा। किटसन ने जवाब दिया, जीपो भाग गया। जिनी ने कहा, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी 20 मिनट पहले तक तो वहीं तंबू में सोया पड़ा था। उसे वापस लाना होगा, ब्लैक हिंसक स्वर में बोला। उसके बगैर हमारा काम नहीं हो पाएगा। आओ चलें। फौरन ही किटसन ब्लैक के साथ सड़क की ओर दौड़ पड़ा। आगे आकर उन्होंने घुमावदार सड़क पर हर ओर निगाहें डाली। अचानक किटसन ने हाथ से संकेत किया। अब वो रहा जीपो। ब्लैक को करीब 1.5 मील नीचे कोई जाता हुआ दिखाई दिया। ब्लैक बोला, हम उसे अभी भी पकड़ सकते हैं और इस बार मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। दोनों आगे ढलुआ होती जा रही सड़क पर दौड़ पड़े। किटसन आगे था और ब्लैक उसके पीछे, और कुछ आगे पहुंचने पर उन्हें जीपो दिखाई देने लगा। वो तेजी से नीचे उतर रहा था। फिर अचानक उसने पलटकर ऊपर देखा तो उसे किटसन और ब्लैक उसके पीछे दौड़ते दिखाई दे गए। आतंकित जीपो अब और तेजी से भागने लगा। उसने हमें देख लिया है, किटसन अपने पीछे आते ब्लैक से बोला और फिर आगे की ओर हाँक लगाई। जीपो रुक जाओ, वापस लौटो। रुकने के बजाय जीपो और तेजी से दौड़ने लगा। जीपो समझ चुका था कि उसके बच निकलने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, इसलिए वो ब्लैक के दबाव में यहां तक आ गया था। फिर सुबह सवेरे जब वो सोकर थोड़ा जल्दी उठ गया था और अन्य बाकी लोगों को सोए पड़े देखा, तभी उसने चुपचाप भाग निकलने का फैसला कर लिया था। वो धीरे से उठा था और यूं चुपचाप तंबू से बाहर आकर निकल भागा था। उसे पता था कि मुख्य हाईवे पर पहुंचने के लिए उसे तकरीबन 20 मील पैदल चलना था। एक बार अगर वो वहां पहुंच जाता तो आगे के लिए वो लिफ्ट मांग मांग कर अपनी मंजिल वर्कशॉप तक पहुंच ही जाता। जिस वक्त जीपो उठा उस वक्त 6 बजे थे और उसे पता था कि बाकी तीनों 7 बजे से पहले उठने से रहे। इसी 1 घंटे की सहज उपलब्धता ने उसका हौसला बढ़ा दिया था और वो वहां से तेजी से निकल पड़ा था। करीब 2 मील आगे निकल आने पर अचानक उसने पलटकर देखा तो किटसन और ब्लैक को अपनी ओर आते देखकर वो आतंकित हो उठा। फिर जब उसने किटसन को उसका नाम लेकर आवाजें लगाते सुना तो वो अंधाधुंध भागने लगा, लेकिन किटसन और ब्लैक उससे ज्यादा तेजी से नीचे आ रहे थे। उनके बीच घटते फासले ने जीपो को यकीन दिला दिया था कि यूं तो वो उनसे नहीं बच पाएगा। इसलिए जीपो रुका और उसने पलटकर पीछे देखा। किटसन और ब्लैक तूफानी रफ्तार से नीचे दौड़े आ रहे थे। किसी घिरे हुए भयभीत जानवर की तरह जीपो सड़क छोड़कर अब बाईं ओर भागा। इसी आपाधापी में यकायक उसका संतुलन गड़बड़ा गया और वो औंधे मुंह नीचे गिरा। वहां ढलान थी जिस पर गिरने का बेहद खतरनाक नतीजा निकला। जीपो नीचे लुढ़कता चला गया। बेहद मुश्किल से उसने अपने आप को नियंत्रित किया और खुद को लुढ़कते रहने से बचाया। वो उठकर खड़ा हुआ तो दोबारा पीछे पलटकर देखने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि अपनी वर्तमान स्थिति में वे उन्हें नहीं दिखाई दे सकता था, क्योंकि वो नीचे लटकती चट्टानों की आड़ में आ पहुंचा था। हालांकि वो खुद भी उन्हें नहीं देख पा रहा था, लेकिन उनके तेजी से बढ़ते कदमों की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। वो जानता था कि अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो वे उसे पकड़ लेंगे। उसने डरते हुए चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसके दाईं ओर करीब 4 फुट की लंबी झाड़ियों की एक पट्टी दूर तक जा रही थी। वो फौरन उन झाड़ियों में जा घुसा और उनके बीच में पहुंचकर नीचे लेट गया। इस तरह वो झाड़ियों में पूरी तरह छुप गया।
अपनी उखड़ी सांसों को काबू में करने की कोशिश करता जीपो वहीं लेटा लेटा अपने पास आते कदमों की आहट सुनता रहा। पीछे आते दोनों में से पहले किटसन सड़क पर पहुंचा। वहां आकर उसने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई तो जीपो को कहीं ना पाकर बहुत हैरान हुआ। तब तक हांफता हुआ ब्लैक भी वहां आ पहुंचा। ब्लैक ने पूछा, जीपो किधर है? किटसन ने कहा, लगता है कहीं छिप गया है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का ये भाग अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।